अमित किस टॉर्चर की बात कर रहा है। देखिए पिछले कुछ घंटों से, या फिर यूँ कहिए कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से कुछ ना कुछ खा ही जा रहा हूँ। कभी कोई चाची जी आकर एक रसगुल्ला खिला जाती हैं, तो कभी कोई मौसी जी आकर एक पूरी बालूशाही मेरे मुंह में ठूस जाती हैं। मतलब कि मैं कितना खाऊं यार। मतलब यार ऐसे भी कोई खिलाता है क्या कि खा खा कर पेट ही फट जाए, और नाम देते हैं इसे खातिरदारी का। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस बिहेवियर, अमित ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा। और ऊपर से ये पुलकित, इसे भी बड़ा मजा आ रहा है मेरी हालत पर। इसने आंटी जी से कहकर ये सब और मंगवा लिया। पर आई स्वेयर मयंक, अगर मैंने एक दिन का भी और खाया ना तो मेरा पेट एक गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। मयंक को भी अब अमित की बात सुनकर हंसी आ गई थी, पर इस समय अमित की हालत देखकर वो भी बस मुस्कुरा कर रह गया और सौम्यता से बोला कि अमित, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं, तो आपको अपने हाथों से खिलाने की होड़ हर किसी में होना वाजिब है। पर हाँ, आई एग्री कि सबको आपकी इच्छा अनिच्छा का भी ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। मयंक ने अमित को अपने साथ चलने के लिए कहा। पर कहाँ, कहीं आप भी मुझे फिर से कुछ खिलाने पिलाने के लिए तो नहीं लेकर जा रहे? अमित ने अपने बढ़ते हुए कदमों को रोककर मयंक की तरफ सशंकित नजरों से देखते हुए कहा। अमित की बात सुनकर मयंक और पुलकित दोनों हंस पड़े। अरे नहीं अमित, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। मैं जरा लॉन में शाम के अरेंजमेंट्स देखने में बिजी हो गया था, इसलिए सॉरी आपको अटेंड नहीं कर पाया। आई होप यू डोंट माइंड दिस। ओह नो नो नो, नॉट एट ऑल, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अमित ने सहजता से मुस्कुरा कर कहा। आप दोनों ही थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, काफी देर से यहाँ पर बैठकर टॉर्चर सह रहे हैं आप। मयंक ने टॉर्चर शब्द पर थोड़ा जोर देकर कहा तो अमित झेप गया और इधर उधर देखने लगा। पुलकित एक बार फिर से मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा था। बाबा जी बहुत हंसी आ रही है। बेटा डेविल की हंसी उड़ाना ना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ से निकलने दे और हवेली पर पहुंचने दे मुझे, फिर दिखाता हूँ तुझे। अमित ने मनी मन पुलकित को घूरते हुए कहा। मयंक अमित और पुलकित को उनके रूम में कुछ देर आराम करने का बोलकर छोड़कर चला गया था। थैंक गॉड, कम से कम यहाँ तो कोई खातिरदारी करने नहीं आएगा। अमित ने बैग की जिप ओपन कर अपने कपड़े निकालते हुए कहा। वैसे कुछ भी कहो, आज तो मजा ही आ गया किसी की खातिरदारी होते हुए देखकर, और उससे भी ज्यादा मजा आया उसको अपनी खातिरदारी से बचते हुए देखकर। पुलकित बिस्तर पर फैलते हुए बोला। अमित ने अपने कपड़े एक तरफ फेंके और झूठा गुस्सा दिखाते हुए पुलकित के ऊपर चढ़ बैठा। उसे अपनी बाहों में दबोचते हुए बोला, साले जीजा तू बहुत कूद रहा है। पर ये बात याद रखियो बाबा, ये दिन तेरी जिंदगी में भी बहुत जल्दी आने वाला है, और अब आज के बाद तो तू दिन गिनना शुरू कर दे साले। प्यारे जिज्जा जी, ये दिन तेरी जिंदगी में बहुत जल्दी लाकर रहूंगा, और फिर करता हूँ तेरी खातिरदारी, और वो भी डेविल स्टाइल में। मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ अपनी खातिरदारी करवाने के लिए। पुलकित ख्याली पुलाव बनाते हुए मंद मंद मुस्कुरा उठा था। प्रिया के आंसू। अब लेटे लेटे क्या पगलाया जा रहा है तू, जो बिना बात के मुस्कुराए जा रहा है? अमित ने पुलकित को खुद से ही मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ बैठा। कुछ नहीं, बस यूं ही। पुलकित अब भी बिस्तर पर लेटा ही हुआ था। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तू तब तक चाहे तो मेरे बिस्तर पर आराम कर सकता है, बट रिमेंबर डेविल के बाहर आते ही डेविल को उसका बिस्तर खाली चाहिए, और वो भी बिना सलवटों के। अमित ने कपड़ों को अपने कंधे पर लटकाते हुए कहा और बाथरूम में घुस गया। बड़ा आया डेविल कहीं का। अभी थोड़ी देर पहले ये डेविलगिरी कहाँ चली गई थी तेरी, जब किसी से ना ही कुछ उगला जा रहा था और ना ही निकला जा रहा था? पुलकित ने बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो तो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा बाबा, पर अभी के लिए मैंने तुझसे जो कहा है ना, टेक दैट सीरियसली, वरना अंजाम तू ही भुगतेगा। अमित ने भी बाथरूम के अंदर से उसे जवाब दे दिया था। पुलकित अमित की बात सुनकर बाहर खड़े होकर आड़े टेढ़े मुंह बनाकर उसकी नकल करके बोला जा रहा था, टेक इट सीरियसली। तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की से बाहर बरामदे में खड़ी पीयू पर पड़ती है, और वो मनी मन खुश होते हुए बोला, तेरा कमरा तुझे ही मुबारक हो डेविल, मुझे तो वो मिल गया जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। पुलकित ने सोचा कि अब अगर वो सीधे सीधे कमरे से बाहर निकलकर पीछे के अहाते तक जाएगा तो हो सकता है कि तब तक पीयू वहां से चली जाए, और फिर सबसे बड़ी बात की उसे यहाँ का सीधा रास्ता भी तो नहीं पता था जो उसे पीछे अहाते में खड़ी हुई पीयू तक ले जाए। इसलिए बाबा जी ने उसी खिड़की को, जिससे वो उन्हें बाहर खड़ी दिख रही थी, हल्के से खोल दिया और बाहर की ओर कूद पड़े। उस समय पुलकित के दिल में यही गाना चल रहा था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों से घिरे हैं, हम क्या करें याहू। पर पुलकित को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि खिड़की की ऊंचाई जमीन से कितनी है, और बेचारे बाबा जी जितने हीरो बनकर कूदे थे ना, उतने ही आद बताकर नीचे भी गिर पड़े। पीयू वहां से थोड़ा आगे की ओर खड़ी थी, इसलिए वो पुलकित को गिरते हुए नहीं देख पाई थी। पुलकित की हथेली और कोहनी थोड़ी सी खुरच गई थी, और उस पर जगह जगह खून की बूंदें चुचुहाने लगी थी। पुलकित ने बिना उस पर ध्यान दिए पीयू की तरफ जाने में ही अपनी भलाई समझी। प्रिया सामने खूबसूरत से बगीचे की तरफ देख रही थी, जहाँ आम के घने पेड़ की एक डाल पर दो कबूतर बैठे हुए शायद आपस में प्यार भरी चहलबाजी कर रहे थे। अचानक ही पेड़ के आसपास कुछ आवाज हुई, और उनमें से एक कबूतर उस डाल से उड़कर चला गया। उन दोनों को देखकर कब पीयू के होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई और कब उसकी आंखें आंसुओं से झिलमिला उठी, वो खुद ही नहीं जान सकी। इन पक्षियों को देखकर खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो प्रिया? पुलकित उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था, और पीयू की नजरों का पीछा करते हुए उसकी भी नजरें सामने पेड़ पर बैठे हुए कबूतर के जोड़े पर चली गई थी। पुलकित की आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो अपने ठीक सामने पुलकित को खड़ी देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई, और उसकी आंखों से आंसू किसी नदी की तरह बहने लगे। नो प्रिया। पुलकित ने जैसे प्रिया के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, प्रिया ने उसकी हथेली को अपने हाथ से पकड़ लिया। प्रियो एक दूसरे की आंखों में खोए ही हुए थे कि अचानक से
से प्रिया को पुलकित के हाथ पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ और उसने जबरदस्ती उसकी हथेली को देखा तो वो परेशान हो गई। "हाँ, ये सब क्या है पुलकित? तुम क्यों खुद को बार बार चोट पहुंचा लेते हो? अभी सुबह ही अपना हाथ जला लिया था गर्म केटल से और अब उसी हाथ पर ये इतनी सारी चोट लगा ली। तुम एक मिनट भी अपना ठीक से ध्यान नहीं रख सकते हो क्या?" पीयू पुलकित की हथेली को अपने हाथों में थामे खड़ी थी। क्या करूं, जब से तुम मुझसे यूं खफा हो गई हो ना, मेरा ध्यान किसी भी चीज में लगता ही नहीं। पुलकित की आंखों में पीयू की बेरुखी की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। खफा नहीं हूं तुमसे पुलकित मैं, पर यह भी सच है कि अगर तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे तो मेरे लिए तुमसे दूर जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं बस खुद को तुमसे दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिया के चेहरे की बेबसी पुलकित को उसकी चोट से ज्यादा दर्द दे रही थी। और ये तुमने कहाँ चोट लगा रखी है अपने? हाँ। पीयू की नजर अब उसकी कोहनी से रिस रहे खून पर चली गई थी, जिसे पुलकित अब भी अनदेखा करे खड़ा था। तुम ना सच में किसी छोटे बच्चे से कम नहीं हो। हमेशा नजरों के सामने रखो, नहीं तो जरा सी भी नजर चूकी और वो बच्चा अपने कहीं ना कहीं चोट लगा ही लेता है। प्रिया पुलकित की लापरवाही पर नाराज हो रही थी। अब दर्द हो रहा है ना? पीयू पुलकित की आंखों की तरफ देखते हुए बोली। पुलकित सुबह से तरस गया था प्रिया की आंखों में खुद के लिए प्यार और परवाह देखने के लिए। उसने पीयू को उसके कंधों से पकड़ा और उसे उसके ठीक पीछे एक पिलर से टिकाते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। अपने एक हाथ को पिलर से टिकाते हुए और दूसरे हाथ से पीयू को अपनी तरफ खींचे हुए पुलकित बस उसे देखे ही जा रहा था। अगर तुम उस शरारती बच्चे को अपनी नजरों के सामने रखती तो फिर शायद उस बच्चे को शरारत करने का मौका ही नहीं मिलता और उसे ये चोट लगती ही नहीं। और रह गई बात दर्द की, तो जो दर्द तुम मुझे दे रही हो ना खुद से दूर करके, उस दर्द के मुकाबले तो ये दर्द मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। पुलकित की नजरें अब भी प्रिया की आंखों में ही झांक रही थी। ऐसे मत देखो मुझे पुलकित, बहुत मुश्किल से मना पाई हूँ खुद को तुमसे दूर रहने के लिए। पीयू ने अपनी नजरें झुका ली थी पुलकित की तरफ से, पर मुझे तो तुम्हारी आंखों में खुद से दूर रहने का दर्द ही दिखाई पड़ रहा है। पुलकित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था। ये दर्द भी तो मुझे तुम्हारे प्यार से ही मिला है। पीयू की नजरें पुलकित की नजरों से उलझ गई थी जाकर। पर मुझे तो तुम्हें सिर्फ अपने प्यार की बारिश में भिगोना आता है, जिसमें तुम्हारे हर दर्द की आग बुझ जाए, फिर चाहे भले ही वो दर्द जाने अनजाने तुम्हें मैंने ही क्यों ना दिया हो। पुलकित ने अपने चेहरे को प्रिया के चेहरे के नजदीक लाते हुए कहा। प्रिया पुलकित की नजदीकी से खुद ही टूटकर उसकी बाहों में पिघल रही थी। धीरे धीरे उसकी आंसुओं से भरी आंखें बंद हो गईं। मेरी बाहों में बहकने की सजा भी सुन ली तू, अब बहुत देर में तुझे आजाद करूंगा। पुलकित ने उसकी आंखों को चूम लिया। वादा करता हूँ प्रिया, बस ये 1 महीना और, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद और इंटर्नशिप पर जाने से पहले तुम्हें मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। बिना तुम्हें अपना बनाए हुए मेरे दिल को भी तो चैन नहीं पड़ेगा। पुलकित ने धीरे से उसके कान में कहा और प्रिया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। पुलकित ने आहिस्ता से उसके होठों की मुस्कुराहट को अपने होठों की मुस्कुराहट में मिला लिया था। डेविल के भाव। अरे ये कहाँ चला गया? बाथरूम से कपड़े चेंज करके बाहर निकलकर अमित ने इधर उधर देखते हुए कहा, पर उसे पुलकित कहीं नजर नहीं आया। लगता है सच में मेरी वार्निंग को सीरियसली ले लिया बाबा ने। अमित ने मुस्कुराते हुए मनी मन सोचा, चलो अच्छा ही है, कम से कम इस बिस्तर पर अब मैं आराम से फैल कर लेट सकूंगा। अमित ने टावल को सोफे पर एक तरफ फेंका और वहीं से बिस्तर पर जंप लगा दी। अब जाकर थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा है, अमित ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। शायद सफर की थकान थी या बिस्तर पर पैर फैलाने का आराम, पर उसे जल्दी नींद आ गई और वो सो गया। बिट्टो बिट्टो, मयंक अंदर रूम में आवाज देते हुए आ गया। जी भाई, सोनम ने उसकी आवाज का जवाब दिया। सोनम अवनी और धरा के साथ बैठकर रात को पहने जाने वाली ड्रेस के लिए मैचिंग एक्सेसरीज और ज्वेलरी फाइनल कर रही थी। मयंक ने एक नजर अवनी को देखा और फिर सोनम की तरफ देखकर बोला, बिट्टू देख तू जरा अपने रूम में चली जा। और मयंक की बात को बीच में ही काटते हुए सोनम ने कहा, भाई हम अभी अवनी भाभी के लिए उनकी रात में पहने जाने वाली ड्रेस और ज्वेलरी डिसाइड करने में उनकी हेल्प करवा रहे हैं। अभी हमें कहीं नहीं जाना है छुट्टी, लेकिन वहाँ अमित को भेजा है मैंने और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं ये देखने की जिम्मेदारी अब तेरी है, तो फटाफट अपना ये काम निपटा ले और जा देख ले उन्हें कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मयंक ने सोनम से कहा। ठीक है भाई, हम थोड़ी देर में जाकर देखते हैं, सोनम ने टालने के हिसाब से कहा। छोटी ध्यान से और याद से, हाँ भूल मत जाना। मयंक समझ रहा था कि सोनम का मन इस समय कहाँ ज़्यादा लग रहा था। हाँ ठीक है भाई, हम भूलेंगे नहीं। सोनम फिर से अपने काम में बिजी हो चुकी थी। मयंक का डर सच साबित हुआ। सोनम सच में मयंक का कहा भूल गई थी। पहले अवनी की ड्रेस और ज्वेलरी सेट करने में बिजी रही वो, और बाद में जब वो इन सबसे फ्री हुई तो पूनम जी ने उसके लिए सिलेक्ट की हुई ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी चूज करने के लिए उसे बुला लिया था। सोनम और पूनम का ये मेल देखकर अव्यांग कितने खुश थे कि शायद उन्हें इतनी खुशी अपनी शादी के समय भी नहीं हुई थी। सोनम देर तक ज्वेलरी और उनकी डिजाइन में उलझी रही, पर आखिर में उसने एक सेट पसंद कर ही लिया और पूनम जी को वो सेट और ड्रेस ये कहकर थमा दी कि माँ हम ना इसे आपसे बाद में ले लेंगे, अभी हमें भाभी के हेयर स्टाइल को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है बिट्टू, पर वो सब निपटाकर तू भी जल्दी तैयार हो जा, बस अभी थोड़ी देर में मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। पूनम जी ने सोनम के लिए पसंद किए गए कपड़े और ज्वेलरी एक अलमारी में रखते हुए कहा। हाँ ठीक है माँ, हम नहीं भूलेंगे। सोनम ये कहकर वहाँ से चली आई। और ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि यही सेम डायलॉग हमने कहीं और भी चिपकाया है, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। सोनम की स्पीड में थोड़ी सी कमी आ गई थी और वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अरे छोटी, मैंने तुझसे कुछ देर पहले कुछ कहा था ना, तू गई या नहीं?
सामने लॉन में केटरिंग वाले से बात करते हुए मयंक ने उसे हाथ हिलाकर टोकते हुए कहा, जी 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 भाई। सोनम बस इतना ही कह पाई थी। मयंक मुस्कुराते हुए फिर से केटरिंग वाले से बात करने में बिजी हो गया था। कान्हा जी, जी हमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सोनम, आज तो तू गई 12 के भाव में। हमें यहाँ आए हुए पूरे 7 घंटे हो गए और हमने एक बार भी पलट कर इन्हें देखा तक नहीं। माँ के प्यार और भाभी के दुलार में हम ये तो भूल ही गए थे कि भले हमारे सड़ू अकड़ू एरोगेंट हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब वो गुस्सा हो जाते हैं ना तो सच में डेविल वाले फॉर्म में आ जाते हैं। और आज हमने उन्हें उनके डेविल फॉर्म में लौटाने वाला काम किया है। हम एक बार भी उन्हें देखने तक नहीं गए कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। भाई ने हमसे कहा भी था, पर हमें तो अपनी लंका लगाने में खुद ही मज़ा आता है ना, तो अब भुगतेंगे और क्या, झेलेंगे उनका गुस्सा। सोनम खुद ही बड़बड़ करते हुए अवनी के रूम में जा रही थी कि एक बार फिर से उसका कलेजा धक से रह गया। कान्हा जी सही बता रहे आपको कि हमसे ज़्यादा इडियट लड़की ना आपको पूरे मथुरा में नहीं मिलेगी। मिस्टर सड़ू हमारे रूम में न जाने कब से हैं और हमारे छोटू से दिमाग में इतनी सी बात काहे ना आई कि अगर उनके हाथों में हमारी वो सीक्रेट डायरी लग गई तो फिर सच में हम 12 के भाव में गए अब की बार। उफ़ो, यालू की बच्ची ने हमें कहाँ फंसा दिया है। ना उसकी बात मानकर हम डायरी लिखने का रोक पालते और ना ही आज हम इतने डरे सहमे होते। भाई की शादी में हड़बड़ी में हम उसे सही से छुपा कर रखना भूल गए थे और फिर दिल्ली जाकर तो हम खुद ही आ जा पाए यहाँ। सोनम मनी मन सोच रही थी। कान्हा जी, हम सड़ू की हर डांट को सुनने को तैयार हैं, उनकी दी गई हर सजा भुगतने को तैयार हैं, पर इतनी कृपा करना हम पर कि वो डायरी उनके हाथ ना लगे, नहीं तो फिर उनके पास हमारी जान सुखाने का एक और हथियार मिल जाएगा। अरे बिट्टो, कहाँ रह गई थी तू? देखना, मुझे तो इनमें से कोई स्टाइल समझ में ही नहीं आ रहा है। अंदर कमरे से आती हुई अवनी की आवाज़ ने सोनम को अपनी सोच की दुनिया से बाहर निकाला। हाँ भाभी, हम देखते हैं ना। सोनम जैसे सोते से जागी थी। छोटी, क्या बात है, तेरा ध्यान किधर है और तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? अवनी ने स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स का कैटलॉग एक तरफ रखते हुए सोनम से पूछ लिया। भाभी वो हम। सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बहन से उसके भाई के बारे में कैसे कुछ कहे। अच्छा यहाँ बैठो और मुझे बताओ क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अवनी सोनम के चेहरे को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही थी। भाभी वो सोनम अब भी अपने दोनों हाथों को आपस में बुरी तरह से मसले जा रही थी। गुड्डा, तुम मुझसे भी बात करने में इतना हिचकिचाएगी तो फिर मैं तेरी हेल्प कैसे कर पाऊंगी? अवनी ने सोनम के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा। भाभी वो साहिब ना हमारे कमरे में है और हम दोपहर से अब तक उनके पास एक बार भी नहीं गए उनकी किसी ज़रूरत के बारे में पूछने के लिए। सोनम नजरें झुकाए दुपट्टे को अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे बोल रही थी और अवनी के चेहरे पर दुनिया जहान की मुस्कुराहट फैल गई थी उसकी ये बात सुनकर। सोनम का कमरा। बस इतनी सी बात पर तुम इतना परेशान हो रही हो? अवनी ने सोनम की बात सुनकर मुस्कुराकर कहा। मानती हूँ कि मेरा भाई थोड़ा अकड़ू है, सड़ू है, एरोगेंट है, पर वो इतना भी खड़ूस नहीं है जो ये ना समझ सके कि आज 22 सालों बाद एक बेटी को उसकी माँ वापस मिली है। तो ऐसे में अगर वो बाकी सब दुनिया को भूल जाए कुछ देर के लिए तो कोई गुनाह नहीं हो गया है उससे। तुम बेकार परेशान हो रही हो लाडो, और जहाँ तक तुम्हें डर है कि कहीं वो सच में नाराज ना हो जाए तो जाओ और जाकर उसकी नाराजगी खत्म कर दो, मिल लो ना जाकर उससे। अवनी ने बड़ी आसानी से सोनम की मुश्किल का हल बता दिया था, पर उस मुश्किल का ना जिसका जिक्र सोनम ने किया था अवनी से, पर वो मुश्किल तो अभी वैसी ही थी जो उसके मन में चल रही थी। सोनम हल्के से मुस्कुराकर बोली, पर फिर भाभी आपकी वो हेयर स्टाइल का क्या होगा? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो ब्यूटिशियन आती ही होगी मुझे तैयार करने के लिए, वही कोई ना कोई स्टाइल सजेस्ट कर देगी। पर फिलहाल तो तुम अपने उनके पास चली जाओ, इससे पहले कि पानी सर के ऊपर से गुजरे। अवनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। पर सोनम के मन में इतनी हड़बड़ी थी उस समय कि वो बिना अवनी की बातों का जवाब दिए वहां से ये कहकर भाग गई कि ठीक है भाभी, हम बस अभी आते हैं थोड़ी देर में। एकदम पागल है पर बहुत मासूम भी, और इसकी मासूमियत का ही तो डेविल भाई बहुत फायदा उठाता है। उसके तो सच में कान खींचने पड़ेंगे। बेचारी बच्ची को इतना सताता है वो डुग्गू। अवनी के चेहरे पर भी एक शरारती मुस्कान फैल गई थी। कुछ देर पहले सोनम का रूम। कमरे के बाहर हो रही लगातार धमा चौकड़ी की आवाज़ों से अमित की नींद खुल गई और आंखें खुलते ही उसका चेहरा लटक गया। दिस इज़ नॉट फेयर मिसेस रघुवंशी, आप मेरे साथ मेरे ख्वाब में थी पर अब हकीकत में आप यहाँ हैं ही नहीं। अमित ने कमरे में चारों तरफ नज़र डालते हुए कहा। अपनी तेज़ नज़रों से बैठे बैठे ही कमरे को स्कैन कर रहे अमित के जहन में अचानक एक ख्याल कौंध गया। मयंक बता रहे थे कि ये कमरा सोनम का है, तो फिर क्यों ना आज सोनम की दुनिया में थोड़ी चक्का जासूसी की जाए। अमित की आंखों में शरारत नाच उठी थी। वो बिस्तर से उठकर कमरे का जायजा लेने लगा। दीवार पर छोटे बड़े बहुत सारे पोर्ट्रेट लगे हुए थे, जिनमें सोनम के बचपन से लेकर बड़े होने तक के बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए थे। बचपन में सोनम गोलू मोलू सी बिल्कुल रूई के फाये जैसी प्यारी, कोमल और बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी थी। स्कूलिंग के, कॉलेज के, घर में होने वाले हर फंक्शन के, राखी, भाई दूज, होली, दिवाली, और कुछ फोटोज पुणे के भी लगे हुए थे, जिनमें से कुछ फोटोज उसी चपोरा फोर्ट के थे जहाँ सुमित ने अपना इजहार इश्क किया था। ओह, तो आप बचपन से इतनी मासूम और खूबसूरत हैं मिसेस रघुवंशी। हाँ, इन कुछ महीनों में आपने मेरा ये हाल कर दिया है। अगर हमारी मुलाकात पहले हुई होती तो मैं तो आपका आवारा पागल दीवाना बन चुका होता। आप मुझे इतनी देर से क्यों मिली? दिल्ली से मथुरा कोई बहुत दूर तो नहीं था। हाँ, स्वेयर मेरा रोज़ का एक चक्कर रघुवंशी हाउस के शांतिवन का लगता।
आपकी एक झलक पाने को। अमित ने हौले से सोनम की बचपन की फोटो को चूम लिया था। तभी उसकी नज़र अलग से फ्रेम किए हुए एक कोलाज पर पड़ी जिसमें सोमित की सगाई की फोटोज लगे हुए थे। उसने सोनम की सिंगल क्लिक पर हाथ फेरते हुए कहा कि उस वक्त नहीं जानता था कि जिस लड़की को मैं दादी और घर वालों की खुशी के लिए हाँ कह रहा था वही लड़की एक दिन मेरे जीने की वजह बन जाएगी। वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो जाएगी कि बिना उसके मुझे मेरी ज़िंदगी बेमानी लगने लगेगी। कभी सोचा नहीं था कि इस अमित रघुवंशी को भी किसी से प्यार होगा, और वो भी इस हद तक कि उस लड़की की खुशी के आगे मुझे मेरे गम, मेरी तकलीफ़ें, मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान सब बेमतलब लगने लगेंगे। उसकी आंखों की चमक और होठों की एक मुस्कुराहट ही मेरा पूरा दिन बना देगी, जिसका आसपास होना ही मेरे दिल को धड़काने के लिए काफ़ी होगा। ओह सोनम, आपने तो सच में मुझे अपना गुलाम बना लिया है। देखिए ना, आप यहाँ हैं भी नहीं। पूरा दिन बीत गया और मैं आपकी एक झलक देखने को तरस रहा हूँ। मुझे इस बात पर आपसे गुस्सा भी होना चाहिए, पर फिर भी मेरी ज़ुबान बस आप ही का नाम ले रही है। मेरा दिल बस आपको याद करते तेज़ी से धड़कने लगता है। जान, मुझे डर है कि मैं आपके बिना वो 6 महीने बिता भी पाऊंगा या नहीं। अमित वहीं निढाल होकर सोनम के स्टडी टेबल की चेयर पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए सोनम की और अपनी सगाई वाले कोलाज को देख रहा था। तभी उसकी नज़रें स्टडी टेबल की दराज से झांक रही एक चौकोर किताब जैसी चीज़ पर पड़ी, और वो ये सोचकर उठा कि शायद ये उनके बचपन की फ़ोटोज़ का एल्बम हो, और यही सोचकर उसने वो ड्रॉर खोला और उस किताब की ओर अपने हाथ बढ़ा दिए। ये तो कोई डायरी लग रही है। अमित ने उसे पलटते पलटते हुए देखकर कहा, क्या ये सोनम की डायरी है? तो मिसेस रघुवंशी डायरी मेंटेन करती हैं और ये बात डेविल को पता भी नहीं है। नॉट फेयर। मे आई रीड यू? अमित उस बेजान डायरी को घूरते हुए पूछ रहा था। ऑफ कोर्स यू कैन रीड दिस, शी इज योर वाइफ। और हस्बैंड वाइफ में तो कुछ भी बटा हुआ होता ही नहीं। अमित खुद से ही सवाल करके खुद ही उनके जवाब भी दे रहा था। बट दिस इज चीटिंग डूड। एटलीस्ट एक बार उन्हें पता तो होना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे हो। अमित ने उस डायरी को वापस उस ड्रॉर में रख दिया और वहां से उठकर कमरे के चक्कर काटने लगा, पर उसका सारा ध्यान उसी डायरी में अटका हुआ था। वो अपना ध्यान उस डायरी से हटाना चाहता था, पर उस पर लिखा हुआ था सिर्फ तुम, और वो उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। उसने ड्रॉर से डायरी निकाल ली और उसे खोलकर उसके पन्ने पलटने लगा। हर एक पलटते पन्ने के साथ अमित के चेहरे की चमक और होठों की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। वो अब डायरी में पूरी तरह से डूब चुका था। 12 सितंबर 2020। सोनम की डायरी। आज हम बहुत खुश हैं। आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद हमारे भाई को उनकी परफेक्ट जीवन साथी मिलने जा रही है। भाई अपनी भाभी को कितना पसंद करते हैं ये उनके चेहरे की चमक ही बता रही है हमें। हमने अभी भाभी को देखा नहीं है, पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बहुत अच्छी होंगी और हमारी उनके साथ बहुत जमने वाली है। अमित ये पढ़कर मुस्कुरा उठा था। हम खुश हैं, सच में बहुत खुश हैं, पर पता नहीं कैसे भाई हमारी आंखों में छिपी हुई उदासी को जान लेते हैं और हम ना उनके सामने झूठ बोल ही नहीं पाते। हमें माँ की बेरुखी बहुत कचोटती है। कैसे उन्हें समझाएं कि जब वो भाई के सर पर प्यार से हाथ फेर कर उन्हें अपने गले से लगाती हैं तो हमारा दिल भी कितना तरसता है उनके प्यार के लिए। अमित की आंखों में नमी उतर आई थी वो सब पढ़कर। और भाई हमें ये कहकर बहलाते हैं कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो हमें उनसे भी ज़्यादा प्यार करेगा और उनसे भी ज़्यादा समझेगा। पर अब हम भाई को कैसे समझाएं कि अगर हमारी किस्मत में किसी का बेशुमार प्यार ही होता तो कान्हा जी हमें माँ नहीं दे देते, हमारे पैदा होते हमें माँ की ममता से महरूम नहीं कर देते वो। और वैसे भी भाई के जितना प्यार करने वाला और समझने वाला दूसरा कोई लड़का कान्हा जी ने बनाया ही नहीं है। चलो अब हम सो जाते हैं। कल हमारे भाई की ज़िंदगी का एक बहुत ख़ास दिन है और हमारे लिए भी, क्योंकि कल हम अपनी भाभी से मिलेंगे। अमित ने पढ़ते पढ़ते डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों की नमी उसके गालों पर ढुलकते हुए आ गई थी। कितना खालीपन था आपकी ज़िंदगी में, और फिर भी आप दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ तलाश कर लेती थी। काश कि मैं आपके दुख को कुछ कम कर पाता उस समय। फिर उसने फिर से डायरी खोल ली और आगे का पढ़ना शुरू कर दिया। 14 सितंबर 2020। आज बहुत रात हो गई है और थकान इतनी है कि मन कर रहा है बस तुम्हारे ऊपर ही सर रखकर सो जाए। कल हमें एक बार फिर से दिल्ली के लिए निकलना है और उसके बाद वहीं से हमें पुणे वापस जाना है। मन तो नहीं कर रहा हमारा अभी इतनी जल्दी भाई को वापस छोड़कर जाने का, पर हमारे लैपटॉप पर AFMC की साइट में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ना, वो हमें यहाँ रुकने भी नहीं देगा। हमारा सपना, हमारा फ्यूचर, हम इस प्रैक्टिकल इवेंट में शामिल होने पर ही ये सब सच कर पाएंगे, और इसके लिए हमें कल शाम तक AFMC में जाकर रिपोर्ट करना ही है। अब तुम सोच रहे होगे ना डायरी कि जब हम इतना थके हुए हैं और हमें कल वापस पुणे भी जाना है तो फिर हम खुद भी जाग रहे हैं और तुम्हारे साथ साथ तुम्हें भी जगा रहे हैं। हम सो क्यों नहीं जाते, जबकि भाई को तो हम जल्दी से सोने का बोलकर चले गए थे। पर तुम तो जानती हो ना डायरी कि हम तुमसे वो हर बात शेयर करते हैं जो हम भाई से भी नहीं बता पाते। पता नहीं तुम्हारे अलावा कोई और भी होगा क्या जिसके सामने हम अपना दिल खोल कर रख सकेंगे। खैर ये तो बात की बात है। पहले हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे भाई और भाभी की सगाई हो गई। दोनों एक साथ बहुत प्यारे, बहुत खुश लग रहे थे। हमने तो उनकी तुरंत नज़र उतार ली थी। तुम तो जानती हो ना कि हमारी खुशियों को हमारी ही नज़र लग जाती है, और अपने भाई भाभी के लिए हम ये रिस्क कैसे ले सकते थे। वैसे एक बात तुम्हें बताएं डायरी, हमेशा लड़कियों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हमारे मंकी भाई अपनी भाभी को ना बार बार छुप छुप कर देख रहे थे, और ये सब देखने में हमें सच में बहुत मज़ा आ रहा था। अमित पढ़ते पढ़ते फिर से मुस्कुराने लगा था।
और सगाई वाली रात का एक एक सीन उसके दिमाग में किसी फिल्मी रील की तरह घूमने लगा था। पर तभी उसी समय वहाँ कुछ और हुआ और हम घबराए से अपने दिल को थामे इधर उधर देखने लगे। पता नहीं हमें एकदम से क्या हो गया था, पर हम इतना जान गए थे कि जैसे हमारा दिल हमारे अख्तियार में नहीं रह गया था, जैसे हमारे दिल में धड़कनी बुलेट ट्रेन चल रही थी और हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा था। पर फिर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया और हम एक बार फिर से सब कुछ भूलकर अपने काम में रम गए। अमित के फेशियल एक्सप्रेशंस डायरी में लिखे शब्दों के साथ ही बन बिगड़ रहे थे। हाँ, जैसा आप उस समय फील कर रही थी, मैं भी तो बिल्कुल वही सब फील कर रहा था। पर तब कहाँ पता था कि आपका और मेरा दिल तो एक दूसरे के पास होने के एहसास से धड़क उठा था और हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब होते हुए भी एक दूसरे से अनजान बने रहे। अमित भी जैसे उन बीते हुए पलों को दोबारा जीने लगा था। ये एहसास बहुत अजीब था, जिसे हम किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कहीं भूकंप आ गया, जैसे हमारा दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा, पर क्यों हम ये समझ ही नहीं पा रहे थे। और इसी ऊहापोह में एक बेहद ही अजीब, गुस्सैल और अकड़ू इंसान को हमने महसूस किया। महसूस इसलिए किया क्योंकि देख तो हम उसे पाए ही नहीं थे, पर जिस तरह से वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे ना, हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी उन अकड़ू एरोगेंट को देखने की। हमारे बालों को उन्होंने गाड़ी की विंडो से आज़ाद करवाया और हमें अच्छा खासा लेक्चर सुनाकर चले गए। जब बाल संभाले नहीं जाते तो फिर लंबे करने की क्या जरूरत है। हाँ, सड़ू कहेंगे। हमारा थैंक यू तो हमारे मुंह में ही रह गया था। अब तुम ही बताओ डायरी, भला किसी लड़की से कोई ऐसे बात करता है क्या? सॉरी प्रिंसेस, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर आप तो जानती हैं ना कि मुझे आपसे पहले और आपके बाद लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और तब तो मैं सच में एक एरोगेंट और अकड़ू लड़का था। वैसे पहली मुलाकात में आपने मेरी रियल आइडेंटिटी मालूम कर ली थी। हाँ, फिर वर्तमान में। अमित सोनम की डायरी में लिखी हुई बातें पढ़कर मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पर उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसने फुर्ती से वो डायरी बिस्तर के पिलो के नीचे छुपा कर रख दी और खुद सीधे होकर बैठ गया। दरवाजे से आती आहट सीधे उसके दिल पर दस्तक दे रही थी और वो समझ गया था कि उसके कमरे में इतने आहिस्ता आहिस्ता किसके कदम आगे बढ़ रहे हैं। वो आते तो हैं आहिस्ते आहिस्ते, पर हमारे दिल में एक अजीब सा शोर होने लगता है। फुर्सत के पल। सोनम के पायल की एक एक रुनझुन पर अमित का दिल जोरों से धड़क उठा था और इधर सोनम खुद अपने दिल को संभाले हुए थोड़ा डरते डरते कदम बढ़ा रही थी अंदर कमरे की तरफ। अमित बिस्तर से उठकर एक बार फिर से सोनम की स्टडी टेबल पर बैठ गया था और ड्रॉर में रखी हुई एक पुरानी फोटो एल्बम को उलटने पलटने लगा था। सोनम इसे उधेड़बुन में थी कि वो क्या कहे अमित से। पूरे दिन के बाद अब वो आ रही थी उसके पास, और वो भी तब जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अमित उसकी पगफेरी की रस्म के लिए मथुरा में रुकने के नाम पर नाराज था। वो अपने दुपट्टे को उंगलियों में गोल घुमाते हुए चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। अमित जान गया था कि वो यानी उसकी जान उसके पीछे ही खड़ी थी। फोटो एल्बम को पलटते हुए बोला, मिल गई फुर्सत आपको? आ गई आपको मेरी याद? ख्याल आ ही गया आपको कि यहाँ इस पूरे घर में कोई एक ऐसा बंदा भी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आप ही की वजह से यहाँ आया है, और आप हैं कि एक बार ये तक देखने नहीं आए कि मैं इतनी देर तक बिना आपको देखे, बिना अपनी जान को महसूस किए कैसे रहूँगा। कुछ पल तो निकाल लिया कीजिए मेरे लिए भी। दिल बहुत उदास हो जाता है जब आपसे बात नहीं होती। अमित ने पीछे खड़ी सोनम को उसकी कलाई से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। माफ़ी साहिब, पर हमने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सोनम अमित की गोद में और उसकी बाहों के घेरे में नजरें झुकाए खुद में सिमटी हुई बैठी थी। आपने देखा ना, आज कितने सालों के इंतजार के बाद हमें हमारी माँ मिल ही गई। बस कुछ समय हम उनके साथ खुद को महसूस कर रहे थे। इतने सालों से सूखी हुई हमारे दिल की वो जमीन जो माँ के प्यार और दुलार के बिना बंजर पड़ी थी, बस उसी जमीन को माँ की प्यार भरी बारिश से सींच रहे थे। फिर सोनम ने नजरें उठाकर अमित की तरफ देखते हुए कहा, आपका ख्याल तो एक पल के लिए भी दिल से जाता ही नहीं, फिर हम आपको कैसे भूलेंगे भला। पता है मुझे कि आप यहाँ आकर सब लोगों में बिजी हो गए हैं, पर आप हैं इतनी प्यारी कि कोई भी आपको इतनी आसानी से खुद से दूर जाने नहीं देता। पर धन पत्नी जी, जरा एक बार इस गरीब का भी तो ख्याल कर लिया होता। कब से आपके एक दीदार के लिए तरस रहा था बेचारे का दिल। अमित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, माफी मांग तो रहे ना साहिब, आप चाहें तो सजा भी दे दीजिएगा, पर अभी तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए। माँ कह रही थी कि बस कुछ ही देर में गेस्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सोनम उसके पास से उठी और जाकर बिखरा हुआ बिस्तर समेटने लगी। अमित अपनी जगह पर ही बैठा हुआ मुस्कुराकर सोनम को देख रहा था। क्या? सोनम ने अमित की तरफ अपनी आंखें बड़ी करके कहा, अब उठिए भी, हम आपके कपड़े निकाल कर रख रहे हैं, तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। अमित टॉवल लेकर मुस्कुराता हुआ बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही सोनम ने एक सरसरी निगाह बाथरूम के दरवाजे पर डाली और ये निश्चित होते ही कि डेविल इस समय बाथरूम में बिजी हो गया, वो भागकर अपनी स्टडी टेबल के ड्रॉर के पास जाकर उसे देखने लगी। पर ये क्या, उसकी डायरी तो वहाँ थी ही नहीं। हाँ, हमने यहीं तो रखी थी, हम यहाँ से कहाँ चली गई? हमें अच्छी तरह से याद है कि दिल्ली जाने से पहले हमने डायरी को यहीं रखा था। सोनम ने अधीरता से एक एक करके अपनी पूरी स्टडी टेबल खंगाल डाली, पर उसे वो डायरी मिली ही नहीं। कान्हा जी, कहीं हमारी डायरी इनके हाथ तो नहीं लग गई? अगर ऐसा हुआ तो हम तो गए काम से। ऐसे भी ये हमें सताने का एक मौका नहीं छोड़ते, और अगर वो डायरी इन्होंने पढ़ ली तो फिर तो हम इनके सामने भी नहीं आ पाएंगे। पता नहीं हमने क्या क्या अनाप शनाप लिखा होगा डायरी में, हमें तो खुद भी याद नहीं है। क्या हुआ? आप किस सोच में डूबी हुई हैं? अमित सोनम के ठीक पीछे खड़ा होकर उसके हाल को जानते हुए भी अनजान बनकर बोला। हम कहीं भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। सोनम ने अपने चेहरे की हड़बड़ी को छुपाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो फिर आपने अभी तक मेरे कपड़े भी नहीं निकाल के रखे? अमित ने अपने बालों को टॉवल से झटकते हुए कहा। हाँ, वो हम निकाल ही रहे थे। सोनम अपनी गलती सुधारते हुए बोली।
बैग से कपड़े निकाल कर उसने बिस्तर पर रख दिए और बिना उनकी तरफ देखे हुए बोली, आप तैयार हो जाइए, हमें कुछ काम है, हम अभी आ रहे हैं। अमित टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, सुबह से आप मुझे अब अपनी शक्ल दिखा रही हैं और अब भी आपका कोई काम बाकी रह गया? हम अपने कपड़े तो माँ के पास ही छोड़कर आए ना, वो ले आते हैं, तब तक आप तैयार हो जाइए। सोनम अमित की तरफ से नजरें चुराते हुए बोली। अमित कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम से शर्टलेस ही बाहर आ गया था और अभी तक वो टॉवल को अपने कंधों पर ही डाले हुए था और अब उसने टॉवल को एक ओर डाल दिया था और ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सेट कर रहा था और इसी वजह से सोनम वहाँ से जाना चाह रही थी। आप मुझसे नजरें चुराए क्यों खड़ी हैं? अमित ने ड्रेसिंग के शीशे में ही झांकते हुए कहा। नहीं 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 तो हम कहाँ? सोनम नजरें गड़ाए हुए खड़ी थी कि उसे अपनी गर्दन पर अमित की गर्म सांसें मालूम पड़ने लगी। अमित उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोला, वैसे आप बचपन से इतनी क्यूट थी, मुझे तो पता ही नहीं था। सोनम की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो सोचने लगी कि इसका मतलब इन्होंने हमारी एल्बम देखी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप बचपन में 2 चोटियों में एकदम से लाफिंग बुद्धा लगती थी। सो क्यूट एंड इनोसेंट। अमित ने शरारत से मुस्कुराकर कहा। क्या? सोनम चिढ़ गई थी अमित की बात सुनकर और वो अपनी अमित की तरफ से नजर फेर कर खड़ी होने वाली बात भूलकर उसकी तरफ एकदम से पलट गई और उसे हल्के से गुस्से से देखते हुए बोली, हम आपको लाफिंग बुद्धा लगते हैं हमारी 2 चोटियों में? हाँ, आप हमारा मजाक बना रहे हैं ना? सोनम ने अमित की तरफ मुंह बिगाड़ते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ जो मुझे फील हुआ और वो भी पूरे दिल से। आप सच में बिल्कुल गोलू मोलू सी कांच की गुड़िया लग रही हैं अपनी बचपन की फोटोज में। दिल कर रहा था कि बस आपको देखता ही जाऊं और अपनी नजरों में भर लूं। काश कि ऐसा हो पाता कि मैं 18 साल पहले लौट पाता और आपकी उस दुनिया में शामिल होकर कुछ खूबसूरत पल बना पाता आपके साथ। सोनम अमित की बात सुनकर मुस्कुरा उठी और बोली, आप तब भी हमें पहचान जाते। ये दिल आपको देखकर यूं ही तो नहीं बावरा हो गया था जान, और वो भी तब जब हम दोनों एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे। अमित ने सोनम के हाथ को पकड़कर अपने सीने पर रखा और उसकी आंखों में झांकने लगा। सोनम फिर से मुस्कुराने लगी थी। वैसे मुझे आज एक और चीज पता चली है। अमित ने सोनम के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अब क्या मालूम पड़ गया आपको? सोनम का दिल एक जानी पहचानी आशंका से घबरा उठा था। आपने मुझे हमारी पहली मुलाकात में बिल्कुल ठीक जज किया था। अमित ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर कहा। आपने हमारी डायरी पढ़ी है ना? सोनम ने थोड़ा सा घबराते हुए और थोड़ा सा डरते हुए पूछा। वैसे पढ़ना तो नहीं चाहता था, पर अमित ने बात अधूरी छोड़कर सोनम की तरफ देखा, जो कि इस समय चेहरे पर घबराहट लिए हुए उसी की तरफ देख रही थी। फिर आपने क्यों पढ़ी वो? सोनम अचानक से थोड़ा गुस्सा होने लगी। आपको पता नहीं है कि किसी की भी पर्सनल डायरी बिना उससे पूछे नहीं पढ़ते हैं? सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे पता है, पर मिसेस रघुवंशी, पर्सनल तब तक पर्सनल रहता है जब तक कि आप उसमें अपने बारे में लिखते हैं। जब आप किसी और का मेंशन करेंगे उसमें, तो फिर थोड़ा सा पर्सनल उसके लिए भी तो माना जाएगा ना, जिसे आपने अपनी डायरी में शामिल किया, राइट? अमित ने शरारत से कहा। ये गलत बात है साहिब। हम यहाँ पर इतनी देर से डायरी ढूंढ रहे हैं और आपने ना सिर्फ उस डायरी को बिना हमसे पूछे पढ़ भी लिया, बल्कि आपने उसे छिपा भी दिया है। आपको हमारी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। सोनम किसी छोटे बच्चे की तरह पैर पटकते हुए बोली। अमित ने सोनम को एक बार फिर से अपने पास खींच लिया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटाकर खड़ा हो गया। सोनम तो पहले ही अमित के शर्टलेस होने की वजह से असहज महसूस कर रही थी और अब अमित ने उसे अपने इतने करीब खड़ा कर लिया था कि ना तो उससे सांस लेते बन रहा था और ना ही सांस छोड़ते। बेचारी दम साधे डेविल की बाहों में कैद घिरी खड़ी थी। बिल्कुल नहीं पढ़ता, पर आपने अपनी डायरी में मेरे बारे में लिखा था और अपने बारे में लिखे हुए पढ़ने का मुझे पूरा हक है धर्मपत्नी जी। अमित ने सोनम के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैंने वो डायरी पूरी नहीं पढ़ी है, तो जब मैं पढ़ लूंगा तो आपको आपकी डायरी वापस मिल जाएगी। वो अभी अधूरी है साहब, हमें अभी उसे पूरा करना है, तब हम खुद दे देंगे ना आपको, वादा करते हैं हम आपसे। सोनम ने इल्तिजा करते हुए कहा। ठीक है, जाइए ले लीजिए, वो वहाँ पिलो के नीचे रखी है। अमित ने सोनम को अपनी कैद से आजाद करते हुए कहा। सोनम ने जैसे पिलो के नीचे से डायरी को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अमित ने झट से उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसके हाथ से डायरी लेते हुए कहा, वैसे मेरी एक विश है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकती हैं। प्रॉमिस कि आप मेरी वो विश पूरी करेंगी। कान्हा जी, जरूर उनके दिमाग में कुछ खुराफात सोच रही होगी। सोनम मनी मन सोच रही थी। हाँ बिल्कुल नहीं धर्मपत्नी जी, ये खुराफात नहीं है, बल्कि ये मेरे दिल से निकली एक बहुत ही प्यारी सी विश है और मेरी ये विश तो सिर्फ आप ही पूरा कर सकती हैं। बताइए, करेंगी ना? अमित उसकी मन की बात सुन चुका था। देखिए, आप हमें सीधे से हमारी डायरी वापस कर दीजिए, हमें देर हो रही है। सोनम उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाह रही थी। ऐसे नहीं मिलने वाली है। अमित ने डायरी को अपने एक हाथ में पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए कहा। दे दीजिए ना प्लीज, क्यों सता रहे हैं आप हमें? सोनम अपने एक हाथ से अमित के उस हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। नाइस एफर्ट मिस रघुवंशी, बट यू हैव टू डू सम मोर प्रैक्टिस फॉर दिस। अमित ने डायरी वाला हाथ और ऊपर उठाते हुए कहा। ये आपकी बहुत गंदी बात है मिस्टर सड़ू रघुवंशी। एक तो बिना हमारी मर्जी के हमारे बचपन की फोटोज देखते हैं और फिर हमें लाफिंग बुद्धा बुलाते हैं। यहाँ तक कि आप बिना हमारी परमिशन के हमारी डायरी भी पढ़ लेते हैं और अब आप हमें हमारी डायरी वापस भी नहीं कर रहे हैं। अब हम आपसे अपनी डायरी वापस लेकर ही रहेंगे। सोनम ने भी पूरी कोशिश करते हुए उसके हाथ को नीचे लाने की जोर आजमाइश करते हुए कहा। ओहो मिस्टर सड़ू रघुवंशी, हाँ नॉट बैड धर्मपत्नी जी। अमित अपने हाथ को सोनम की पकड़ से बचाने की कोशिश करते हुए बोला।
पर इन सब कोशिशों में दोनों का ही ध्यान अपने अपने बैलेंस से फिसल गया और सोनम का हाथ अमित के हाथ में उलझ गया और वो दोनों एक दूसरे के साथ नीचे फर्श पर बिछे कार्पेट पर गिर पड़े। अमित ने सोनम को अपनी दोनों बाहों में समेट लिया था, कहीं से चोट ना लग जाए। सोनम भी सब कुछ भूलकर अमित के कंधों को कसकर पकड़े हुए आंखें बंद किए हुए उसके ऊपर लेटी हुई थी। आप ठीक है ना सोनम? अमित ने पूछा। हाँ, हम ठीक हैं, सोनम ने धीरे से कहा। सोनम के लंबे बालों का जूड़ा खुल गया था और अब वो उसके चेहरे को ढकने के साथ साथ अमित के चेहरे पर भी झुके हुए थे। अमित ने उसके बालों को एक तरफ करके उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और प्यार से और शरारत से बोला कि अगर आप मेरी विश पूरा करने का प्रॉमिस कर देती तो ये सब नहीं होता। अब सोनम क्या कहे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर मेरी ऐसी कौन सी विश है जो मैं इतना रेस्टलेस हो जा रहा हूँ कि आपसे उसे पूरा करने का प्रॉमिस चाह रहा हूँ। अमित ने उसके गाल पर झूल रही एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए कहा। अमित की बात सुनकर सोनम उसकी तरफ देखने लगी, पर जिस तरह से अमित उसे देख रहा था ना, जल्दी उसकी पलकें फिर से झुक गईं। जान, I wish that we have a cute, innocent, lovely baby girl like a doll just like you. And only you can fulfill this little wish of my heart. अमित ने सोनम के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। सोनम उसकी विश सुनकर एकदम से कुछ ऐसे हो गई कि वो उस समय कुछ भी रिएक्ट करने की कंडीशन में ही नहीं रही। फिर कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, ये अचानक आपके मन में ये बात कहाँ से आ गई? तभी जब आपके चाइल्डहुड के उन क्लिक्स को देखकर मेरा मन कर रहा था कि मैं भी आपके साथ उस समय में वापस पहुंच जाऊं और आपको अपने पास अपने साथ महसूस करूं। पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर अब आपके चाइल्डहुड को दोबारा से बस ऐसे ही अपने पास संजो कर रख सकता हूँ ना। तो बस इसीलिए मैं आपसे ये विश मांग रहा हूँ। अमित सोनम की आंखों में झांकने लगा था। रिसेप्शन का दिन। तुझसे है मुझको पाने चाहत के वो नजराने, एक जिन पर हक हो बस मेरा। सोनम की आंखों में हड़बड़ाहट और शर्म दोनों ही स्पष्ट रूप से दिख रही थी अमित को। हमें जाना है, बहुत देर हो रही है और आप भी रेडी हो जाइए ना, सोनम ने जैसे तैसे कहा और वहां से जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। अमित ने सोनम का हाथ पकड़ लिया, हालांकि वो अभी भी कार्पेट पर ही बैठा हुआ था। जान, आई एम डैम सीरियस अबाउट माय विश। सोनम के चेहरे पर शाय स्माइल आ गई थी और वो मुंह फेर कर हौले से मुस्कुरा रही थी। और हाँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, चेंज करके यहाँ आइएगा मेरे पास। आपको रेडी तो आज मुझे ही करना है। अमित ने उसकी कलाई छोड़ दी और सोनम बिना उसकी तरफ देखे वहां से चली गई। अमित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए कपड़े पहनने लगा। सोनम कमरे से निकलकर पूनम के रूम की तरफ जा रही थी, पर उसके कानों में अभी अभी अमित की कही हुई बातें घूम रही थी और रह रहकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती थी। वो अपने ख्यालों में गुम चली ही जा रही थी, इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ी आंखें उसे बहुत देर से घूर रही थी और अब उसके ठीक पीछे पीछे चल भी रही थी। पर आज शांतिवन में वैसे भी अव्यंग की रिसेप्शन की चहल पहल थी, तो सोनम का ध्यान उस ओर गया भी नहीं। इससे पहले कि वो शख्स सोनम का रास्ता रोककर उसके लिए कोई मुसीबत पैदा करता, सामने से आ रही पूनम जी को देखकर वो झट से एक पिलर के पीछे छुप गया ताकि पूनम उसे देख ना सके। अरे बिट्टू, कहाँ रह गई थी तू? वो ब्यूटिशियन आ गई है, अवनी के रेडी होने के बाद तुम भी रेडी हो जाना। हाँ, पूनम जी ने सोनम से कहा। माँ, हम आपके पास ही आ रहे थे। माँ, भाभी के तैयार होने के बाद पीओ और धराधी रेडी हो जाएंगी, हम खुद से कर लेंगे ना थोड़ा सा, सोनम ने पूनम जी से कहा और फिर उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। जल्दी से हमें हमारी ड्रेस दे दीजिए ताकि हम भाभी और बाकी सबके साथ ही तैयार हो जाएं। अच्छा, दे रही हूँ, पर मुझे यूँ भगा क्यों रही है तू? हाँ, मुझे कोई रेस नहीं जीतनी है। हाँ, आराम से चल, पूनम जी ने जरा हाँफते हुए कहा। सोनम पूनम जी की तरफ देखकर बस कनखियों से मुस्कुरा गई थी। अब वो कैसे बताती पूनम जी को कि अगर वो जल्दी से अपने रूम में नहीं पहुंची तो उसके साहिब इस बार पता नहीं कौन सी नई विश को पूरा करने का प्रॉमिस मांगने लगेंगे। सोनम पूनम के वहां से जाते वो शख्स पिलर की ओर से निकला और उन दोनों को जाते हुए देखकर उसने गुस्से में अपना हाथ उसी पिलर पर जोर से दे मारा। अगर आज ये पूनम वशिष्ठ नहीं आई होती तो ये लड़की आज अभी मेरे चुंगल में होती। पर कोई नहीं, मेरे पास अभी और भी मौके हैं, देखता हूँ कब तक ये लड़की मुझसे बचेगी। उस शख्स ने अपने सर के ऊपर से हुडी हटा दी और नॉर्मल जैकेट पहनकर एक बार फिर से उस आवागमन में शामिल हो गया। अमित अपने रूम में फोन पर किसी से बात कर रहा था और उस समय उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो इस समय सिर्फ हूँ हाँ कर रहा था। शायद जिसका भी फोन आया था वो अमित को कुछ डिटेल्स दे रहा था। अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वो मेरे साथ ही हैं, तो फिलहाल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट रिमेंबर, आई वांट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी प्लानिंग एंड एवरी मूव। अमित ने फोन की दूसरी तरफ से बात कर रहे इंसान को कड़े शब्दों में समझाया। एंड वी विल टॉक टुमारो इवनिंग, ये कहकर फोन काट दिया। उसे कमरे में घुटन सी महसूस होने लगी थी और वो वहाँ के कमरे में लगी हुई एक सुंदर सी बालकनी की तरफ चला गया। डेफिनेटली जब वो रूम सोनम की तरह ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था तो फिर उसके रूम की बालकनी भी इससे अछूती कैसे रह जाती। तरह तरह के सीजनल फूलों के सुंदर और छोटे छोटे गमले वहाँ एक लाइन में रखे हुए थे और उनमें खिले हुए फूल इस बात की गवाही दे रहे थे कि सोनम की गैर हाजिरी के बावजूद उन फूलों का खास ध्यान रखा जाता था। एक और टिन शेड में पड़ा हुआ झूला और उसमें बैठा हुआ एक छोटा सा क्यूट टेडी बेयर था जो आराम से ठंडी ठंडी हवा में झूले पर बैठा हुआ हिलोरे मार रहा था। अमित को वो बिना बताए ही एहसास करवा रहा था कि मयंक सोनम के जाने के बाद भी उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ का कितना ध्यान रखता था। आंखें बंद करके अमित कुछ देर वहाँ फैले हुए सुकून को अपने दिल में उतार लेना चाहता था।
पर जैसे ही उसके दिमाग में अभी कुछ देर पहले आए हुए फ़ोन कॉल पर हुई बातें घूमने लगी, उसकी आंखें खुल गईं और वो घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगा। पर शाम की धुंध हल्की में उस वक्त सोनम के रूम की बालकनी में उसके सिवाय और कोई नहीं था। वो फौरन भागकर अंदर कमरे में आया और कमरे में चारों तरफ देखकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसे इस समय घबराहट में ये भी याद नहीं रहा कि सोनम तो फिलहाल उस कमरे में थी ही नहीं। उसने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला ही था कि सामने खड़ी हुई सोनम से टकराती टकराती बच गया वो। आराम से साहिब, अभी आपको लग सकती थी हमारी वजह से। आप ठीक तो है ना? सोनम को बहुत हैरानी हो रही थी कि अमित इतना रेस्टलेस क्यों हो रहा था। अमित ने सोनम को अपने साथ कमरे में अंदर लिया और दरवाजा बंद करके उसे अपने गले से जोर से लगा लिया। सोनम भी बस अमित के गले लग गई थी जाकर। कुछ तो उसे भी अटपटा लग रहा था कि अमित इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था। अमित ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, पर अगर आप थोड़ी देर और नहीं आती तो फिर मैं आपको लेने ही आ रहा था आपकी माँ के रूम से। आपसे कहा था ना कि जल्दी आइए मेरे पास, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस आपको देख लिया ना, मुझे अब रिलैक्स्ड फील हो रहा है। साहिब, पर हम तो आपके पास ही आ रहे थे, आपको इंतजार करवाना हमें भी तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी इतनी बेकरारी क्यों? सोनम ने मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अमित के चेहरे पर टिका दी। हल्के से मुस्कुराकर अमित ने कहा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं मेरी बेकरारी के बारे में। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं अपनी प्रिंसेस को दुनिया की बुरी नजरों से छुपाकर अपने दिल में रखूंगा, सबसे छुपाकर। अमित ने अपनी आंखों की नमी को सोनम से छिपाते हुए उसे अपने गले से लगा लिया था। अभी थोड़ी देर पहले तक जो परेशानी, जो भी घबराहट उसके चेहरे पर फैली हुई थी, सोनम को अपने गले से लगाने के बाद अब वो चली गई थी और एक सुकून पसर गया था उसके चेहरे पर। आप चेंज कर लीजिए, मैं तब तक एक अर्जेंट कॉल निपटा लूँ, अमित ने सोनम को खुद से अलग करते हुए कहा। जी, सोनम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा और वो बाथरूम की ओर चली गई। कान्हा जी, हमें ना कभी कभी इनका बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अभी कुछ देर पहले तक तो ये इतना शरारत करने वाले मूड में लग रहे थे और बस 5 मिनट में एकदम से चेंज हो गया सब। हमें देखकर इस तरह से व्याकुल हो रहे थे कि जैसे या तो हम इन्हें अब कभी नहीं मिलेंगे या फिर ये हमें कहीं छोड़ कर जा रहे हैं। इतनी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी इनके चेहरे पर जब इन्होंने हमें गले लगा लिया था। सोनम बाथरूम में खड़ी अभी अभी के अमित के उतावलेपन के बारे में सोच रही थी, पर फिलहाल उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ तो कमी है। अमित ने अपने फोन पर एक नंबर मिलाया और उससे कुछ देर बात करने के बाद उसी नंबर पर कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। अमित फोन को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए अपने दिमाग को भी घुमा रहा था। उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर और वो पलटकर पीछे मुड़कर देखने लगा। एक पल में उसके चेहरे पर छाई सारी परेशानी उसके होठों की मुस्कुराहट में बदल गई। सोनम चेंज करके बाहर आ गई थी और अब वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। ऑफ वाइट और मरून कलर की साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। और क्या इत्तेफाक था कि अमित ने भी आज मरून कलर की ही शर्ट पहनी थी, जिसके साथ उसने ब्लैक कलर की डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। एकदम कड़क एंड रफ एंड टफ लुक लिए खड़ा था डेविल। बाल बनाते हुए सोनम की नजरें आईने से ही पीछे की ओर खड़े अमित पर चली गई, जो अपने दोनों हाथों को बांधे हुए बस उसे ही देख रहा था, और वो भी बहुत प्यार से। सोनम ने आंखें उचकाकर उससे पूछा कि क्या हुआ? अमित हौले से मुस्कुरा गया और आंखों से ही जवाब दे दिया, कुछ भी नहीं। सोनम फिर मुस्कुराते हुए अपने बाल बांधकर तैयार होने के लिए ड्रेसिंग के सामने बैठ गई। अमित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला कि आज आपको मैं तैयार कर दूं। सोनम ने बिना कुछ कहे उसके हाथों में सिंदूर की डिबिया पकड़ा दी। अमित ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और फिर एक एक करके उसे सारी ज्वेलरी पहना दी। अब आप लग रही हैं इस डेविल की एंजल, मेरे दिल की रियासत की प्रिंसेस। पर अभी भी कुछ कमी है, डोंट यू फील? अमित अपनी चिन पर उंगली रखकर सोनम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, अब क्या कमी रह गई है? हमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी कम या ज्यादा है। सोनम उलझते हुए बोली, है जान, कमी है। अमित ने सोनम को अपने पास करते हुए कहा, आप यूं ही सबके सामने चली जाएंगी और हर कोई आंखें फैलाए बस आपको ही देख रहा होगा, और मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता हूँ? अमित सोनम के चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, अब फिर हम इतना तैयार होकर यहीं कमरे में ही रहेंगे क्या? सोनम की सवालिया नजरें सीधे अमित की नजरों से जा टकराई थी। उफ, आपके ये मासूम सवाल ना किसी दिन मेरी जान लेकर रहेंगे जान। अमित ने सोनम की नाक से नाक जोड़कर कहा, काश कि मैं आपको सबकी नजरों से बचा कर रख पाता, पर यह पॉसिबल नहीं है ना, और इसलिए जो पॉसिबल है मैं वही कर देता हूँ। अमित ने सोनम की तरफ देखा और हौले से उसके कान के पीछे प्यार से अपने होंठ छुआ दिए। सोनम नजरें झुकाए खड़ी मुस्कुरा रही थी। अमित ने उसके माथे को चूमते हुए कहा कि अब आप बाहर जा सकती हैं। मेरे प्यार का सुरक्षा कवच आपको हर बुरी नजर से प्रोटेक्ट करेगा। आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? सोनम की काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें अमित को अपने काले जादू के घेरे में लेने को बेताब थी, पर इस समय कुछ और भी बहुत जरूरी था जिसे अमित को पूरा करना ही था। वो मुस्कुराया और उसके कान में धीरे से बोला, अभी आप अपने भाई भाभी को अटेंड कीजिए जी भर के, उसके बाद मैं आपको अपने पास से एक पल के लिए भी जाने नहीं दूंगा। आपको मुझे अटेंड करना है और वो भी मेरे जी भरने तक। वैसे भी मुझे अभी तक आपकी तरफ से मेरी विश पूरी करने का प्रॉमिस नहीं मिला, तो फिर इंतजार करूंगा आपका पव्यांग की रिसेप्शन पार्टी के बाद। सोनम क्या जवाब दे सकती थी डेविल की उन बातों का, जो उसके दिल को बुलेट ट्रेन की तरह धड़काने का काम कर देती थी, जो उसकी सांसें अटका देती थी। वो बस एक नज़र उठाकर अमित को देखती है और फिर वहाँ से लगभग दौड़ते हुए चली जाती है। उसके जाते ही अमित के हंसते हुए चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी छा गई थी और उसने अपने फ़ोन से एक नंबर डाल कर दिया। हेलो, कहाँ है तू? जल्दी आ।
अमित ने पुलकित को बुलाया था। सोनम बाहर भीड़ में शामिल हो चुकी थी और उसी भीड़ में वो भी शामिल था, जो एक बार फिर से वशिष्ठ खानदान की खुशियों को ग्रहण लगाने आया था। तूने मुझे यहाँ बुलाया? मैं तो बाहर लॉन में तेरा वेट कर रहा था यार। पुलकित अंदर रूम में आते हुए बोला। अमित खिड़की से बाहर झांक रहा था। पुलकित की आवाज़ सुनकर वो पीछे पलटा और पुलकित उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर चौंक गया। हे व्हाट हैपेंड डुगू, इज एवरीथिंग ऑल राइट? पुलकित के माथे पर भी बल पड़ गए थे अमित को सीरियस देखकर। नो, समथिंग इज रॉन्ग। अभी शांकी का फ़ोन आया था, अमित ने पुलकित की तरफ देखते हुए कहा। शांकी का फ़ोन मतलब? पुलकित किसी अनजानी आशंका के बारे में सोचते हुए जैसे अमित की तरफ देखता है, अमित के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर उसे उसका सोचा हुआ सच लगने लगता है। वो शख्स। अमित और पुलकित की मनोदशा से अनजान प्रिया और सोनम आपस में चुहलबाजी करते हुए अवनी को अपने साथ लेकर बाहर लॉन में लगे हुए बड़े और बहुत ही खूबसूरत से पंडाल की तरफ लेकर जा रही थी। उनके साथ साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर वो शख्स भी चल रहा था, पर उसकी नजरें सोनम के ऊपर ही थी। मयंक, कहाना और अपने दूसरे कजन्स के साथ पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। भाई तो पहले यहाँ आ गए भाभी, लगता है उनसे थोड़ा सा भी इंतजार नहीं हो पाया था और आपको अटेंड करने के लिए वो पहले ही यहाँ पर विराजमान हो गए। सोनम अपनी के कान में जरा धीरे से बोल रही थी और अपनी उसकी बात सुनकर बस हौले से मुस्कुरा रही थी। अपनी ग्रीन और प्याजी कलर के कॉम्बिनेशन वाली लहंगा साड़ी में अपनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और सच ही था, मयंक की नज़रें सबसे होते हुए उसके ऊपर ही जाकर ठहरी जा रही थी। मयंक भी आज सिंपल बट सोबर येलो कलर के कुर्ते और वाइट चूड़ीदार पजामे में एकदम स्वीट सा लुक दे रहा था। सोनम ने अव्यंक को वहाँ पड़े हुए किंग साइज सोफे पर बैठाया और दोनों की अपने हाथों से नज़र उतारते हुए कहा कि हम बता नहीं सकते कि आप दोनों एक साथ कितने खूबसूरत और मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। कान्हा जी, आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ बनाए रखें। यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। मयंक ने सोनम के हाथ पर सर रखते हुए कहा, छोटी, हम दोनों की ये मुस्कुराहट सिर्फ तेरी वजह से है। तुझे खुश देखकर हम दोनों के चेहरे पर बस मुस्कुराहट ही तो आनी है। पीछे से आती हुई पूनम जी के चेहरे पर अपने बच्चों की बातें सुनकर एक संतोषजनक मुस्कुराहट फैल गई। सोनम और प्रिया दोनों ही अव्यंक को स्टेज पर बैठाकर मुस्कुराते हुए नीचे आ गई। जाने मानिए भाई कहाँ रह गए? कितनी मुश्किल से उनके लिए आपके मैचिंग की शर्ट अरेंज की थी और वो है कि सबके सामने आने के बजाय छुपे बैठे। हाँ, प्रिया इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। अब उसकी ये इंक्वायरी करने के पीछे एक इंटेंशन ये भी थी कि जहाँ डेविल होगा वहाँ हाँ बाबा भी तो होगा ना। पर फिलहाल तो वो दोनों वहाँ थे नहीं। पर किसी को पता नहीं था कि वो दोनों बिना किसी की नज़र में आए हुए उस पार्टी में मौजूद थे, उसको ढूंढने के लिए जिसके होने की खबर शांकी ने थोड़ी देर पहले अमित को फ़ोन पर दे दी थी। कुछ देर पहले अमित सोनम के आने का अपने रूम में वेट कर रहा था और इस समय वो बहुत अच्छे मूड में था। सोनम के ख्यालों में डूबे हुए उसका ध्यान तब टूटा जब उसके फ़ोन पर शांकी भाई कॉलिंग लिखकर आने लगा। फ़ोन की स्क्रीन को देखते अमित के चेहरे पर एक अघोषित टेंशन पसर गई थी। हेलो, उधर से शांकी बोला। अरे कैसे हो डोलुआ? शांकी अपने चिर परिचित अंदाज में बोला। अमित ने कहा, एकदम बिंदास भाई, इस वक्त फ़ोन किया है, सब ठीक है ना? यही खातिर तुम का इतनी रात गवा फ़ोन की था? अमित थोड़ा बेचैनी से बोला। क्या बात है शांकी भाई, प्लीज़ से इट क्लियरली। शांकी मुंह में अटके हुए पान को एक साइड में रखते हुए बोला, अरे ऐसा है डबलवा, तुम जौन दुई लोगन का ध्यान रखे खातिर कही रहीन, वही तो ससुरा जमीन में घुस गई है। पर यहाँ तो उन ससुर कोई और है जो इस समय मथुरा में रास लीला रचाए की जगह हुआ तांडव मचाए खातिर आ चुका है। पर अब ऐसा कैसे हो सकता है शांकी भाई? अगर वो दोनों नहीं हैं तो फिर ये नया बंदा कौन है जिसे यहाँ के लोगों में और खासतौर पर सोनम की ज़िंदगी में दिलचस्पी है? अब देखो, ये तो हम तुमको बूझ कर बताएंगे, पर तब तक तुम जरा हुआ अपन कान और आँख चौकन्ना करके रखो। वो तो मैं करके ही बैठा हूँ भाई, पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और आपको मुझे किसी भी हाल में उन सब चूहों को उनके बिल से खोद कर निकाल कर देना है। इसी लिमिटेड टाइम है भाई। घबराओ नहीं डबलवा, ईशान की भाई जो तुम्हें उसे एक ठो वादा किया है तो फिर वही का निभाए खातिर जमीन आसमान एक कर देगा। और जो अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर ससुरा हमारा नाम शंकर नारायण से बदल कर जाऊँ, तुम्हारा मन करे वो रख देना। नहीं, मुझे आप पर विश्वास है शांकी भाई। कुछ देर बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, पर इसके साथ ही अमित के मन की शांति और सुकून भी कहीं चला गया। पर वो ये सब बातें सोनम को नहीं बताना चाहता था, इसलिए सोनम के आने के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही बना रहा जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने दिल को नहीं समझा सकता था और सोनम के कमरे में आते वो एकदम से अधीर हो उठा था और वो सोनम को देखने के लिए बाहर चल पड़ा था। और जब सोनम उसके सामने आ गई तो उसने बिना देर किए उसे अपने गले से लगा लिया। वर्तमान समय। टुक्कू इतनी भीड़ में कैसे पता करेंगे कि वो कौन है? हाँ, पुलकित ने अपने बगल में खड़े हुए अमित से कानाफूसी करते हुए कहा, और वो यहाँ है और किसी को इस बात का पता भी नहीं है। इसका मतलब है कि या तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और या फिर वो सोनम के माँ पापा के जानने वालों में से कोई एक है। हर तरफ देखो पुलकित, इतनी सारी भीड़ में किसी को भी अव्यंग के अलावा और किसी से कोई खास मतलब नहीं है। ऐसे में अगर कोई जानबूझकर सोनम के आसपास चक्कर काटे तो फिर साफ है कि हमें बस उसी पर नजर रखनी है। अमित की नजरें बहुत बारीकी से अपने आसपास के लोगों की एक्टिविटी पर ध्यान रखी हुई थी। सही कह रहा है तू। पुलकित भी इधर उधर चौकन्ना होकर देख रहा था। पर बाबा, ध्यान रहे कि हम किसी स्पेशल को यहाँ वॉच कर रहे हैं और वो यहाँ किसी इरादे से आया है। इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, ओके? सोनम को तो बिल्कुल भी नहीं।
वरना वो एक बार फिर से अपने भाई भाभी के स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय खुद को ब्लेम करने लगेंगी। हाँ तू ठीक कह रहा है डुग्गू, बस एक बार वो नजर आ जाए, बाय गॉड बिना साबुन पानी के इतना धोऊंगा ना उसे कि उसे अपने धोबी घाट पर होने का भ्रम हो जाएगा। पुलकित अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला। लाइट्स ऑफ। अमित की नजरें उससे दूर खड़ी हुई सोनम पर भी टिकी हुई थीं, जो कि प्रिया धरा के साथ अव्यंग के ठीक सामने पड़े हुए सोफे पर बैठी हुई थी। और एक नज़र अव्यंग को देखकर फिर अपनी चारों तरफ देखने लगती थी, जैसे उसकी नजरें भी किसी को ढूंढ रही थीं। अमित उसकी बेचैनी समझ रहा था, पर इस वक्त वो खुद को उसके सामने नहीं ला सकता था। बस थोड़ी देर और जान, आपके सामने ही आने वाला हूँ मैं। अमित सोनम की तरफ देखकर मन ही मन बोला, कहाँ हैं आप साहिब? हमसे 2 मिनट में आने का बोलकर खुद कहाँ छिपे बैठे? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी आ जाइए। अमित की आवाज़ सुनकर सोनम परेशान से इधर उधर देख ही रही थी, पर उस भीड़ में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अमित है कहाँ। सोनम ही कहाँ, वहाँ कोई भी मौजूद आमंत्रित अतिथि नहीं पहचान सकता था कि इस समय डेविल और बाबा दोनों ही कहाँ थे और किस रूप में थे। टुकू, लुक एट दैट गाय। ये बंदा बार बार वहाँ आगे की ओर जा रहा है और फिर चारों तरफ देखकर फिर पीछे चला जाता है, जैसे कुछ मुआयना कर रहा है। देखना फिर पीछे लौट रहा है। पुलकित ने एक शख्स पर अपनी आंखें गड़ाए हुए कहा, यस यू आर राइट डूड। अमित की नज़रें भी अब उस शख्स पर पड़ चुकी थी और अब वो उसकी चाल ढाल पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहा था। ये वही शख्स था जो कल रात से सोनम को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था। उसने अब तक घूम घूम कर वहाँ का पूरा जायजा ले लिया था और अब वो अपने फाइनल खेल का इंतजार कर रहा था। अव्यंग को स्टेज पर आशीर्वाद देने वालों का तांता लगा हुआ था और वो दोनों चाह कर भी सोनम या फिर किसी और पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पूनम जी उनके बगल में ही बैठी हुई थी और वो मेहमानों को खास तौर पर अपनी से इंट्रोड्यूस करवाती जा रही थी और उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स वगैरह को एक साइड में रखती भी जा रही थी। सत्येंद्र जी अपने छोटे भाई विनोद के साथ बैठकर इत्मीनान से आज इस फंक्शन का लुत्फ उठा रहे थे। अहाना भी सुनंदा जी के साथ बैठकर मजे से आइसक्रीम खा रही थी। कुल मिलाकर सब मजे कर रहे थे उन पलों में। किसी के भी दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था वहाँ पर। उस शख्स ने वहाँ सब लोगों को उनकी जगह पर कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहे एक वेटर को कुछ इशारा करके अपने पास बुलाया और उससे कुछ कानाफूसी करते हुए उसे एक और जाने के लिए बोल दिया। तो यार, इसने तो यहाँ के वेटर को भी अपने साथ मिलाया हुआ है। पुलकित उसे देखे हुए ही बोली जा रहा था। क्या पता कि ये यहाँ का वेटर है या फिर उसका ही कोई आदमी है। जो भी हो, उसने आज हम लोगों का नाम खराब कर दिया। अमित ने एक नज़र पुलकित की तरफ देखा और फिर सामने देखने लगा। उसकी बात सुनकर पुलकित टेढ़ा मुस्कुरा उठा था। सच में डेविल, तेरी बातों का कोई और छोर नहीं होता यार। अब इसमें मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? जो सामने दिख रहा है वही तो बोल रहा हूँ ना। अमित ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की बातों का मजा ले ही रहे थे कि अचानक से उन दोनों की ही नजरें उस शख्स पर पड़ी जो उस वेटर के बिजली के मेन फ्यूज बोर्ड के पास जाते आगे की रो में बैठी हुई सोनम की तरफ सधे कदमों से चल पड़ा। बाबा कम ऑन मूव, लेट्स रिमेंबर, हमें इन दोनों कमीनों को दबोचना है, वो भी यहाँ पर बिना अफरा तफरी मचाए हुए। अमित ने पुलकित को अपने पीछे पीछे आने को कहा और खुद आगे आगे चला गया। दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। पुलकित सीधे लॉन के पंडाल के पीछे लगे हुए मेन फ्यूज के पास पहुंच गया, जहां वो वेटर पहले से ही मेन फ्यूज निकालकर उस पूरे फंक्शन की लाइट को गायब करने जा रहा था। पुलकित अपने हाथ बांधे उसे ऐसा करते हुए देख रहा था, क्योंकि यही तो अमित का प्लान था। उधर जैसे ही मेन फंक्शन की लाइट्स फ्लक्चुएट करते हुए बंद हो गई, एक पल को वहाँ थोड़ी सी अफरा तफरी जैसी मच गई। पर इससे पहले कि वो किसी बड़ी गड़बड़ में बदलती, लाइट्स फिर से ऑन हो गई। सबके चेहरे पर सुकून आ गया था कि थैंक गॉड लाइट्स तो आ गई। पर सोनम को पल भर के लिए ऐसा लगा था जैसे अमित यहीं कहीं खड़ा था, उसके आसपास। वो इधर उधर देख रही थी, पर सिर्फ ठहाके लगाते हुए अंकल आंटी, चटकारे ले लेकर रिसेप्शन पार्टी का डिनर एंजॉय करते हुए गेस्ट्स और यहाँ वहाँ बेवजह उधर मचाते फिरते बच्चों के अलावा उसे और कोई नहीं दिख रहा था। पता नहीं कहाँ चले गए ये। हमसे तो कह रहे थे अभी आते, और देखो तो अभी तक नहीं आए। अरे क्या हुआ जाने मन, इस गुलाब के खिले हुए फूल के जैसे चेहरे को यूं मुरझाए हुए क्यों बैठी हो? प्रिया सोनम की बेचैनी समझ सकती थी। आखिर उसी बेचैनी से वो भी तो दो चार हो रही थी उस समय। देखो ना पीहू, तुम्हारे भाई का कोई अता पता ही नहीं है। हम यहाँ अकेले बैठे हुए उनके साथ एक फोटो क्लिक करवाने का इंतजार कर रहे हैं, और वो इनकी पता नहीं कौन सा जरूरी काम है जिसे निपटाने में लगे हुए हैं। सोनम प्रिया को अपनी बेचैनी और उदासी का रीजन बता रही थी। वैसे जाने मन दिख तो ये पुलकित भी नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों हम दोनों को बेवकूफ बनाकर खुद कहीं इलू इलू कर रहे हो? प्रिया तुम भी ना। सोनम हंसने लगी थी उसकी बात सुनकर। अरे मैं सच कह रही हूँ जाने मन, तुम खुद ही तो देख लो, दोनों का अक्सर साथ में रहना, एक ही रूम भी शेयर करते हैं आजकल, और आज के फंक्शन में तो अब तक सामने भी नहीं आए। कहीं हम दोनों को छोड़कर ये दोनों तो जानू बेबी नहीं कर रहे हैं? प्रिया इतने पर कहाँ रुकने वाली थी। पीहू, हम बस भी करो, हम अब और नहीं हंस सकते। हो हमारा पेट दुखने लगा है हंसते हंसते। सोनम अपना पेट पकड़कर वहीं सोफे पर दोहरी हुए जा रही थी। तब तक सत्येंद्र जी ने विनोद जी से कहा, अरे विनोद जरा देखकर तो आ, मेन फ्यूज बोर्ड में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? ये लाइट्स अचानक से कैसे चली गई थी? हाँ आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मैं अभी देख कर आता हूँ, विनोद जी ने कहा, और वो पंडाल के पीछे जहाँ अस्थायी रूप से फ्यूज बोर्ड लगाया गया था उस ओर चले गए। फ्यूज तो अपनी सही जगह पर लगा हुआ है, फिर ये लाइट कैसे गड़बड़ हो गई थी? विनोद जी को वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उन्हें ये शक होता कि किसी ने जानबूझकर ये किया था, सिवाय इसके कि वहाँ रखी दो चार कुर्सियाँ उल्टी पुल्टी पड़ी थी, जिन्हें देखकर विनोद जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि शायद यहाँ पर कुछ शरारती बच्चे खेल रहे होंगे और खेल खेल में उनसे ये कुर्सियाँ गिर गई होंगी, और शायद कुर्सी की वजह से ये मेन फ्यूज का तार हिल गया होगा।
और लाइट्स थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट होकर चली गई थी। विनोद जी ने वहाँ से आकर सारी बातें सत्येंद्र जी को बता दी थी और जैसा कि विनोद जी को लग रहा था बिल्कुल वैसा ही सत्येंद्र जी को भी लगा था। बस उन्होंने विनोद जी को ये कड़ी ताकीद कर दी थी कि अब ध्यान रखना कि उस ओर कोई बच्चा ना जाने पाए, वरना लाइट जाने के अलावा कोई दूसरी दुर्घटना भी हो सकती है। डेविल का इलाज। शांतिवन से कुछ दूर एक खाली पड़े मैदान में 4 वेटर खड़े हुए थे। रोशनी के नाम पर मैदान के किनारे से गुजर रही सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट का सहारा था। तभी अचानक उनमें से 2 वेटरों ने पहले से ही कुछ खस्ता हालत में दिख रहे 2 वेटरों के चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाते हुए कहा कि चल जल्दी बता कि तुम में से कौन किसका आका है। पिट रहे वेटर्स हैरानी से उन दोनों को पीट रहे वेटर्स की तरफ देखने लगे। क्या ऐसे घूर क्या रहा बे? पुलकित ने एक के चेहरे को अपनी उंगलियों के बीच में दबोचते हुए कहा, तुम दोनों को क्या लगा था कि वहाँ पार्टी में घुस जाओगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? अब क्या हाट है पंडित जी ने बुलवा कर कोई मुहूर्त निकलवाऊं हम दोनों के खातिर? हेरी हम दोनों अपनी गंदी जुबान खोल लोगे? अमित ने उन दोनों की तरफ अपने हाथ को पंच बनाकर दिखाते हुए कहा। पुलकित ने जब अमित के मुंह से दादी वाली भाषा सुनी तो एक बार को तो उसको यही लगा कि क्या इधर आसपास दादी आ गई हैं क्या? वाह डेविल, मतलब कतई हद है यार, तू भी टू गुड यार, टू गुड। पुलकित अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठी को आपस में मिलाते हुए बोला, तो अगर पोता किसका हो? अमित ने एक भाव ऊपर चढ़ाते हुए कहा। रे बतक ना बोले हम दोनों थारी तम। हाँ, अमित ने एक का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया था। मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, मैं तो सच में वहाँ पर वेटर का काम करके 2 पैसे कमाने आया था, पर इस आदमी ने मुझे मेन फ्यूज बोर्ड को उड़ाने के लिए कहा और बदले में 5,000 रुपए देने का लालच दिया था साहब। उस सच के वेटर ने दूसरे खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। वो वेटर अमित के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगा था। वैसे तो तेरा गुनाह इतना बड़ा है नहीं कि डेविल की अदालत में तुझे माफी ना मिले, पर अगर तुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो कल को तू फिर किसी लालच में आकर गुनाह कर बैठेगा और मैं वो मौका तुझे नहीं दूंगा। पुलकित होल्ड हिम। अमित ने उस वेटर को पुलकित को सौंपकर उस शख्स की तरफ रुख किया जो कि असल में इन सब बातों के पीछे जिम्मेदार था। डुगू यार प्लीज, वंस मोर प्लीज प्लीज प्लीज, पुलकित ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। साला नौटंकी। अमित मनी मन मुस्कुरा कर बोला और उस आदमी का कॉलर पकड़कर बोला, ए बता अपना मुंह खोल लेगा या फिर वहां थारे वास्ते एक घड़ी पूजा करूं से? वैसे वह पूजा जानू करने से अच्छे भूत बोलन लग जावे से था ते फिर भी हमारे को इंसान लागे से। अमित ने उस इंसान की आंखों में गुस्से से झांकते हुए कहा, पर वो इंसान अब भी चुप खड़ा था। हाँ तो तू एक वफादार कुत्ते की तरह अपनी वफादारी दिखा रहा है अपने मालिक के लिए। हाँ, पर तुझे पता है ना that I hate dogs। अमित ने उस शख्स को गुस्से में मुक्का जड़ते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि मुझे ये काम करने को किसने कहा। वो आदमी अमित के एक झन्नाटेदार राप्टे में किसी रट्टू तोते की तरह पट 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 बोलने लग पड़ा। और रियली, और तुझे लगता है कि तेरे ये कहने से मैं तेरी बात मान जाऊंगा? हाँ, अमित ने उसे एक और पंच चढ़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मेरे पास बस एक फ़ोन आया था कि मुझे शांतिवन जाकर एक लड़की को वहाँ से गायब करना है और इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब उस शख्स में और घूसे झेलने की हिम्मत नहीं रह गई थी और वो पस्त होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। आई थिंक ही इज़ राइट टू गो, वरना इतनी मार में तो ये क्या, इसका भूत भी कबूल जाता। और वैसे भी ये शक्ल से सिर्फ एक प्यादा ही लग रहा है, वजीर तो कहीं और ही छुपा बैठा है। पुलकित ने कुछ सोचते हुए कहा। तब तक पुलिस की वैन सायरन बजाते हुए वहाँ आ गई। ये यहाँ? अमित चौंक गया था। उसने तो इन दोनों को अपनी कैद में ही रखकर तबीयत से कूटने का इरादा किया हुआ था। हाँ वो मैंने बुलाया। पुलकित ने अमित को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। हमें फ़ोन आप लोगों ने ही किया था? वहाँ का एरिया इंचार्ज अपनी पुलिस कैप को सही करते हुए बोला। और जी इंस्पेक्टर, मैंने आपको कॉल किया था, ये इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए, ये दोनों हमारे घर में चोरी और जहर खुरानी करने के मोटिव से घुसे थे। पुलकित इंस्पेक्टर को कुछ झूठ और कुछ सच बोल रहा था और उसकी इस बात पर थोड़ा सा नाराज हुआ डुक्कू बस मुंह बांधे खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन दोनों को ध्यान से देखा और उनमें से एक की शर्ट का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ उसे खींचते हुए कहा, क्यों बेटा माखन, तेरे को जेल की हवा पानी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गए हुआ लगता है। अबे 2 दिन पहले ही तो जेल से छूट कर आए हुए और आज तने फिर से जेल जावे की तैयारी कर ली है। व्हाट द हेल इज दिस? क्या ये ऑलरेडी एक क्रिमिनल है इंस्पेक्टर? अब तक मुंह को ताला लगाए खड़े हुए अमित ने हैरानी से उस मवाली टाइप के इंसान को सर से लेकर पैर तक घूरते हुए देखकर कहा। यही सेम रिएक्शन पुलकित का भी था उस समय। हाँ, छोटी बड़ी चोरी, चेन स्नैचिंग वगैरह में 1-2 हफ्ते से लेकर 2-3 महीने तक की जेल की हवा खा चुका है ये माखन। पर ऐसा लगता है खुली हवा और शराफत की जिंदगी रास नहीं आ रही है, इसीलिए फिर से चोरी करने पहुंच गया आपके घर। इंस्पेक्टर ने एक व्यंग भरी नज़र से माखन को देखा और मुंह टेढ़ा करके मुस्कुरा उठा। ओके, फिर ले जाइए इसे अपने साथ और इसके साथी को भी। तो 4 कसकर पड़ेंगे ना इन दोनों की तशरीफ के ऊपर तो अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। अमित ने उस वेटर को भी इंस्पेक्टर के हवाले करते हुए कहा। ओहो, तो इस बार तो अपने साथी के संग चोरी करवे आयो हो तो चल सारे, तेरी तो चर्बी मैं घटाऊंगा थाने में। बहुत शौक है तो लोगन के घर में चोरी करन को। हाँ, वो इंस्पेक्टर माखन के और उस वेटर के अपने डंडे से 2-2 लगाते हुए अपने हवलदार के साथ वहां से चल दिया। अमित और पुलकित दोनों मुस्कुराते हुए उस इंस्पेक्टर की जांबाजी के मजे ले रहे थे। 1 मिनट, वो इंस्पेक्टर उन दोनों को अपने हवलदार के हवाले करके अमित और पुलकित की तरफ मुड़ गया था। अमित और पुलकित दोनों ही उस इंस्पेक्टर को कुछ इस तरह से देख रहे थे जैसे कह रहे थे कि थारी घनी नहीं रही, वो कुछ और भी रह गए उसे थारी इन्वेस्टिगेशन में जे था, फिर से अठे मुड़ गए उसे। आप इन दोनों को अपने घर से यहाँ क्यों लेकर आए? इन्हें तो मैं आपके घर से अरेस्ट कर सकता था। उस इंस्पेक्टर ने अपने ठेठ पुलिस या स्टाइल में अपने डंडे को घुमाते हुए कहा। वो क्या है ना इंस्पेक्टर कि आज हमारे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है
और हम नहीं चाहते थे कि इन दोनों नामाकूलों की वजह से हमारे घर के किसी भी सदस्य का मूड खराब हो, और खासतौर पर मेरी वाइफ का। अमित ने बड़े शांत लहजे से उस इंस्पेक्टर की बात का जवाब दिया, वरना मन तो उसका यही हो रहा था कि वो उन दोनों का और खासतौर पर उस माखन का तो खून ही कर दे। लगता है आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में और आवाज़ में ज़रूरत से ज़्यादा ही चाशनी घुल रही थी, जिसे अमित बखूबी समझ रहा था। जी बिल्कुल, इतना कि उन्हें किसी का देखना तो बहुत दूर की बात है। अगर उनके बारे में कोई बात भी करता है ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मेरे अंदर का डेविल बाहर आकर उस इंसान की बखिया उधेड़ देता है। अमित ने जानबूझकर इंस्पेक्टर की तरफ आंखें छोटी करते हुए कहा, जी 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 मैं समझ गया, आप लोग अपने घर का फंक्शन एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर ने अमित के तेवर देखकर वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। पुलकित इंस्पेक्टर की हालत देखकर मुंह दबाकर हंसने में लगा पड़ा था। सर जी, आपने उन दोनों के उनसे नाम तो पूछे ही ना। गाड़ी में बैठते इंस्पेक्टर के साथ आए हुए इकलौते हवलदार ने इंस्पेक्टर से पूछ लिया, जो अब भी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। चुप करके बैठ जा, बड़ो आओ नाम पूछन वालो, तो एक रिश्तेदारी चलानी है बिन मोड़न ते। इंस्पेक्टर झल्लाते हुए बोला। हवलदार बेचारा सहम कर बैठ गया। अब बैठो, कहा है तू का चलनो ना? इंस्पेक्टर ने हवलदार के कान के नीचे लगाते हुए कहा, कहाँ चलना है सर? हवलदार बेचारा सच में भूल ही गया था कि उसे गाड़ी को लेकर कहाँ जाना था। तुम ससुर इतने ते हमारी ससुराल ले चलो। बताओ ससुर, जब गाड़ी थाने ते आई है तो फिर तुम और कहाँ लेकर जाओगे जा गाड़ी को? तुम्हें यार किन्ने हवलदार बनाए दे। इंस्पेक्टर बुरी तरह से बिफर गया था। और समझ गए सर? हवलदार ने झेंपते हुए कहा। अब जाके पहले हमारा दिमाग गर्म है कि फट जाए। तुम यार इतने से गाड़ी ले चलो। हवलदार ने चुपचाप गाड़ी को थाने की तरफ मोड़ दिया। कार्टून्स आई टेल यू दीस टू। पुलकित इंस्पेक्टर और हवलदार की आपस की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था, पर अमित के दिमाग में इस समय कुछ चल रहा था और वो अभी भी साइलेंट मोड में खड़ा हुआ था। अब तू क्यों इतना सोच में पड़ा हुआ है? सब कुछ निपट तो गया है, और वो भी बिना किसी को कुछ पता चले। पुलकित अमित की तरफ असमंजस्य से देखता हुआ बोला, यू आर राइट डूड, पर ये सॉर्ट आउट ना सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि इस माखन को हायर करने वाला कौन था। आज तो हम दोनों ने माखन को समय रहते आइडेंटिफाई कर लिया था और उसे उसकी मकसद में कामयाब होने से रोक दिया, पर आगे भी तो वो फिर से कोई ऐसी कोशिश कर सकता है ना। अमित की बातें आगे आने वाली तूफान का कुछ संकेत तो दे रही थी, पर इससे पहले कि पुलकित उसे कुछ समझा पाता, अमित का फोन रिंग करने लगा और उसने फोन पिक करते हुए कहा, हाँ भाई, अब बस जरा यूं ही टहलने के लिए निकल आए थे, दोपहर को लंच कुछ ज्यादा ही हो गया था ना। अंबर ने कहा, डुग्गू तू तेरी ससुराल से गायब है मेरे भाई, जल्दी वापस आ। और किसी का नहीं तो कम से कम सोनम के बारे में ही सोच, बेचारी कब से तेरी बात जो रही है। सोनम, उनके लिए ही तो मैं उनसे दूर आया हूँ, अमित ने मन ही मन सोचा। यस आई नो कमिंग भाई, अमित ने बेपरवाह होकर कहा। अब चलेगा या फिर किसी और के फोन के आने का इंतजार कर रहा है तू? पुलकित उलझा हुआ सा खड़ा था। या लेट्स गो डूड, अमित ने आसपास देखते हुए कहा और पुलकित के साथ वहां से शांतिवन के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही शांतिवन पहुंच गए थे और अपने हुलिये को सही करके सीधे अंबर के पास पहुंच गए थे। कहाँ थे तुम दोनों? हाँ, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? ऐसा भी क्या खा लिया था तूने जो तुझे इवनिंग वॉक की जरूरत पड़ गई? अंबर ने जैसे ही अमित और पुलकित को अपने पास बैठा हुआ देखा, उसका इंटेरोगेशन शुरू हो गया। अरे क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो अंबर भाई, बड़ी मुश्किल से बीती बातों पर मिट्टी डाली है और आप फिर से उन किस्सों को दोहराना चाह रहे हो हैं? पुलकित ने अमित की तरफ देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा। पुलकित की बातें सुनकर अमित की भ्रुकुटी तन गई थी और अंबर पुलकित की कही हुई बातों को समझने के लिए अपनी खोपड़ी खुजाने में लगा हुआ था। इवनिंग वॉक। अंबर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमित और पुलकित ऐसा भी क्या डाइजेस्ट करने के लिए शांतिवन से इतनी दूर चले गए थे कि उन्हें फोन करके बुलाना पड़ा था। पुलकित की बातों ने अंबर को और भी कंफ्यूज कर दिया था और अमित खड़े होकर पुलकित को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो और जाओ जाकर मयंक और अवनी से मिल लो। अब वो कितनी देर से और कितनी बार मुझसे तुम्हारे लिए पूछ चुकी है। अंबर पुलकित की गोल लच्छेदार बातों को वहीं छोड़कर मेन मुद्दे पर आ गया था। हाँ मैं भी तो कब से यही चाह रहा था, पर आपको भी जानना था ना कि आज मैंने क्या खाया जो मुझे इवनिंग वॉक करने जाना पड़ा। और इस बाबा को भी कुछ ज्यादा ही चुल मची हुई थी मेरे लंच के मेन्यू को डिस्कस करने के बारे में। अमित पुलकित की तरफ आंखें छोटी करके बोला, अरे अब मैं तो सिर्फ अंबर भाई की जिज्ञासा शांत करने की कोशिश कर रहा था। पुलकित एकदम से बेचारा बन गया था। साले बाबा, डेविल तेरी 206 हड्डियों को जानता है, तो ज्यादा ना होशियारी मत दिखा तू। अमित ने पुलकित की तरफ उंगली करते हुए कहा। अरे वो स्टॉप इट गाइस, बच्चों की तरह एक दूसरे से उलझना बंद करो और चलो मेरे साथ। एक एक करके सारे गेस्ट्स उन दोनों से मिल चुके हैं, पर तुम दोनों का ही कोई अता पता नहीं है अब तक। अंबर ने उन दोनों को चुप रहने का इशारा किया और वहां से अव्यंग की तरफ चला गया। अमित और पुलकित दोनों चुपचाप से अंबर के पीछे पीछे चल दिए। है ये लो, जो सबसे करीबी हैं उन्हें आने का मौका अब मिल रहा है, मयंक की चाची जी ने अमित और पुलकित को वहां आते हुए देखकर कहा। हाँ ठीक है ना लता, अभी तक इतनी भीड़ थी, अब जब थोड़ा सन्नाटा हुआ है तो दोनों जीजा साले की जोड़ी आई है जीजा जी से मिलने के लिए अपने। सुनंदा जी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी मजे लेने से। कहाँ रह गए थे आप दोनों? कब से वेट कर रहे थे हम लोग और बाकी के सभी लोग आपका। प्रिया उन दोनों को वहाँ आते हुए देखकर अपनी जगह से उठकर खुद ही उनकी तरफ चली आई थी। ओह नो नॉट अगेन, यार पियो अब तुम शुरू मत हो जाना फिर से, नहीं तो ये साला बाबा फिर से लंच का मेन्यू खोल कर बैठ जाएगा। अमित ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ तो मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ साले, जो कुछ तेरे साथ दोपहर में बीती है बस वही तो बता रहा हूँ प्रिया को। पुलकित को फिर से मजे आ रहे थे डेविल की फिरकी लेने में। ये सब क्या है मेन्यू आप बीती? भी उन दोनों की बातों में उलझ कर रह गई थी। ओफो तुम दोनों यहाँ उलझ गए, अब क्या अलग से मुहूर्त निकलेगा तुम दोनों के लिए? अंबर ने एक बार फिर से उन दोनों के कान खींचते हुए कहा। अरे भाई हम दोनों आ ही रहे थे, बस हम दोनों पीयू को भी अपने साथ आने को बोल रहे थे, है ना बाबा?
अमित ने अंबर भाई की डांट से बचने के लिए पुलकित की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा, और जी जी भाई बिल्कुल, डुगू इज राइट। पुलकित ने भी अपने दोस्त और खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर अब कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों का, समझे ना? अंबर ने उन दोनों को वार्निंग देते हुए कहा। और डेफिनेटली भाई, हम समझ गए, अमित ने लगभग कोई भी गड़बड़ी ना होने की गारंटी लेते हुए कहा। या गुड फॉर योर हेल्थ। अंबर ने एक नजर उन दोनों के ऊपर डाली और फिर उन दोनों को अव्यंग की तरफ जाने का इशारा करते हुए खुद वहीं सामने पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। उफ, सच में डुग्गू यार, तेरे अंबर भाई एकदम कड़क मिजाज के हैं, बिल्कुल आर्मी ऑफिसर की तरह। पुलकित ने सांस लेते हुए कहा, जो अब तक अंबर की डांट पड़ने की वजह से अपनी सांसों को रोके हुए खड़ा था। ये सब भी तो तेरे रायता फैलाने की वजह से हुआ है। अमित धीरे धीरे चलते हुए पुलकित को टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोल रहा था।